नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, एक बार फिर सोने से जुड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सोना और चांदी जिस तरह से बीते साल में भारतवासियों को कहिए या दुनिया के लोगों को कहिए, पैसा कमा के बढ़िया दिया है। मतलब सोने और चांदी के जो रिटर्न्स हैं, इन्होंने लोगों को बहुत खुश किया हुआ है। हाल ही के दिनों में इसके भाव ने लोगों को तंग भी किया है और डरा इतना दिया कि टेंशन ये होने लगी कि कहीं नीचे आते-आते इतना नीचे ना आ जाए, ये एक त्रासदी कहलाए। हमने इसके ऊपर एक सेशन किया था, दिवाली निकलते ही जो इसका दिवाला निकला था, और हमने ये बताया था कि सोने-चांदी के प्राइसेज़ में क्रैश हुआ है और डर लग रहा है कि 1980 और 2011 में जो हुआ था, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। मैंने उस समय भी आपको ये जानकारी दी थी कि सोने के प्राइसेज़, चांदी के प्राइसेज़ में गिरावट किसी कारण से आती है और वो कारण लोगों को क्या वाक़ई में पुराने दिनों की तरफ ले जा रहा है, या फिर जैसे होता है ना प्राइस करेक्शन चल रहा है साहब बाज़ार के अंदर, कुछ वैसा चल रहा था। ख़ैर, बाज़ार में लोगों ने बढ़िया तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट करने थे जिन्होंने किए, दिवाली के अंदर किए, और अभी कल देव दिवाली निकली है। तो देव दिवाली के अवसर पर भी बाज़ार का भाव गिरा हुआ था। तो हम लोगों का एक तो भ्रम टूट गया, और वो भ्रम ये था कि हम भारतीय सोना खरीदते हैं तो बाज़ार चल जाता है, क्योंकि जनरली हमें ये बताया जाता है ना कि डिमांड ज़्यादा होगी तो साहब मार्केट का भाव ऊपर चढ़ेगा। तो एक बात तो समझ लो कि गोल्ड और सिल्वर में हम लोग जो ऑर्नामेंटल गहने खरीदते हैं, चाहे शादियों में खरीदें, चाहे धनतेरस पे खरीदें, देव दिवाली पे खरीदें, इनसे इतने डिमांड भी क्रिएट नहीं हो जाती है कि हम बाजार के भाव को ऊपर-नीचे कर दें। हाँ, भारतीय बाजार में हम थोड़ा मोमेंटम ले आते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ केवल इंडिया से मॉनिटर नहीं होते, ग्लोबल डिमांड से होते हैं। यही इनके लिए एक अच्छी बात भी है और यही इनके लिए एक बुरी बात भी है। अच्छी और बुरी की बात कैसे बोल रहा हूँ? भाई, अच्छी-बुरी बात, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई इस स्टॉक की डिमांड अचानक बढ़ी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंडिया के अपने हैं। भाई, आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, अगर वो इंडिया में बढ़िया परफॉर्म कर गई, उनके बढ़िया क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए, या उनके लिए कोई बढ़िया मतलब प्रोजेक्ट हाथ उनके लग गया, तो बाजार के अंदर प्राइस शूट हो जाता है। लोग खरीदने भागते हैं तो प्राइस और भागने लगता है, बढ़ते बढ़ते पी रेशो आसमान में पहुंचने लगता है। लोगों को लगता है कि बस खरीद ही लो किसी हाल में। गोल्ड और सिल्वर के साथ ऐसा नहीं है, एटलीस्ट इंडिया के लिए तो ये बात सही नहीं है कि इंडिया के लोग खरीदने भाग रहे हैं तो साहब इसलिए प्राइस दौड़ते-दौड़ते ऊपर जा रहा है, नहीं। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस है वो इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेट नहीं कर रहा है, या रेगुलेट छोड़िए, इंडियन बाजार भी उसे रेगुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्लोबली वो परचेज़ हो रहा है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पहले पता रहे तो अच्छा है। अर्थात जब आप गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने जा रहे हो तो उन सभी फैक्टर्स को जरूर देख लें जो दुनिया में प्रभावित कर रहे हैं। जब हम बाजार के अंदर, जैसे कल को मान लीजिए कि हमने जितनी भी, जैसे हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो अडानी के स्टॉक्स को गिरते भी देखा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया ओरिएंटेड था, इंडिया के अंदर था, इंडिया के बारे में था, इंडिया के लोगों का इन्वेस्टमेंट था। लेकिन जब गोल्ड और सिल्वर के बारे में अगर मान लीजिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ भी जाए, तो 193 देश हैं, उनमें से हो सकता है कि कोई एक देश के लोग प्रभावित हो, दुनिया में और लोगों के देश प्रभावित ना हो, क्योंकि गोल्ड को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया किस तरीके से? एक एसेट के रूप में, एक इन्वेस्टमेंट क्लास के रूप में। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज भी अगर हम बैंक को उठाकर देखें, जैसे भारत की रिजर्व बैंक को उठाकर देखें, या दुनिया की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपने पास में जो धन रखती हैं या फिर विदेशी मुद्रा का भंडार रखती हैं, वो गोल्ड को भी एक क्लास के रूप में रखती हैं। जैसे भारत की आरबीआई ने इस साल भी लगभग 880 टन का अपना टारगेट लगभग टच कर लिया है, इतना टन गोल्ड परचेज कर लिया है। हर दुनिया का देश गोल्ड को उठाकर रखते चला जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ काम ना आए, जितना गोल्ड है एटलीस्ट उसकी वैल्यू तो पूरी तरह बाजार में रहेगी। कल को मान लो डॉलर चलना बंद भी हो जाए, तो गोल्ड को खड़ा करके कि ले भाई गोल्ड पकड़, इसको तो तू मानता होगा, इसको पकड़ ले, इसके बदले कोई माल दे दे। यानी कि जो करेंसी है ना, जो फिएट करेंसी आप चलती हुई देख रहे हैं, ये एक बार के लिए डिवैल्यूड हो सकती हो, लेकिन गोल्ड, क्योंकि दुनिया में इसकी डिमांड हमेशा है, ये प्रीशियस मेटल है, इसके अनलिमिटेड भंडार नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू चली आ रही है, और ये आज भी बढ़िया वैल्यू क्रिएट करके चल रहा है। ठीक है? लेकिन सरप्राइज गोल्ड से ज्यादा इस बार सिल्वर ने कर दिया। सिल्वर और गोल्ड में जहां एक तरफ 10 ग्राम गोल्ड आ रहा है, उतने में 1 किलो सिल्वर आ जाती है। अब ऐसे में सिल्वर ने रिटर्न्स जो दिए, इस बार वो बड़े सरप्राइजिंग थे। इतने रिटर्न्स दे दिए एक साल में कि गोल्ड को परफॉर्मेंस में पिछड़ दिया उसने। मतलब कि सिल्वर का भाव एकदम जैसा हो गया ना कि खरीद लो भाई, सिल्वर जितना खरीद सकते हो। जो मैंने आपको ये किस्सा सुनाया था पुराने वीडियो में, 1980s में ऐसा अमेरिका के अंदर हुआ था कि कुछ लोगों ने गोल्ड सिल्वर इतना खरीद लिया कि बाजार का भाव चढ़ा दिया उन्होंने। तो सिल्वर वर्सेस गोल्ड में गोल्ड को ज्यादा ट्रस्ट, क्योंकि रिजर्व बैंक्स हैं या फिर जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया की, वो गोल्ड को अपने पास रखती है, सिल्वर को नहीं रखती। तो सिल्वर पर इतना ध्यान नहीं होता, तो इसको कमोडिटी एक्सचेंज में लोग उठा उठाकर बढ़िया चढ़ा ले जाते हैं ट्रेड करते करते। खैर एनीवे,
आज हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं? हम सेशन ये कर रहे हैं कि जब हम सेशन किए थे कि बाजार भाव गिरा, उसके बाद भी अभी भी गिर ही रहा है और आज फिर गिरा है, मतलब कि कल के हिसाब से मैं आज की खबर कर रहा हूं। बाजार गिर रहा है तो हमारे दिमाग में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रश्न हमेशा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आते हैं। पहला ये कि यार बाजार में अब क्या वो भाव आ गया जिस पर मैं एंट्री कर सकता हूं? तो साहब आपके दिमाग में तो आपके रिलेटिव्स, आपके मिलने जुलने वाले तुरंत पिछले साल का आंकड़ा खोल के बता देंगे कि सुनो, पिछली बार जो है ना, आज से 50,000 पीछे चल रहा था गोल्ड, 60,000 पीछे चल रही थी चांदी, कहां जाओगे? बाजार भाव वाकई में सरप्राइजिंग थे। पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो बाजार ने इस बार जो कमा कर दिया है सिल्वर के अंदर, चांदी के अंदर बढ़िया पैसा रिटर्न करके दिया है। आज हम सिल्वर चांदी की जब बात करते हैं, सिल्वर और गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो देखो, 76,000 रुपए का था, वो 1,20 का हो गया, यानी कि लगभग 45,000 रुपए कमा कर दिए गोल्ड ने, 10 ग्राम गोल्ड ने। और जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो इसने ये 14 और ये 60,000 रुपए कमा के दिए। हाँ, मैं वही बोल रहा था। तो जब इसने इतना कमा के दिया है तो लोगों के दिमाग में आएगा ना कि यार गोल्ड और सिल्वर कहाँ 10 ग्राम है, ये कहाँ 1 किलो है, ज्यादा मिले तो कोई ये क्यों ना ले, वो वाली बात हो गई। तो ऐसे में निवेश करते समय कहाँ तो निवेश करें? बाजार के भाव जो टूटे हुए हैं, हालांकि थोड़ा बहुत सुधार गोल्ड और सिल्वर के भाव में कल जरूर देखा गया है, लेकिन मतलब आज जरूर देखा गया है, लेकिन हो क्या रहा है, हमारे मन में सवाल वहीं अटका हुआ है भाई साहब, ये जो नीचे जा रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई टच करके आए हैं ये सब, है ना? तो ऑल टाइम हाई से ये नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड्स हैं। चाहे सिल्वर की बात हो, चाहे गोल्ड की बात हो, सिल्वर 170 तक भारतीय बाजार में ट्रेड हुआ है अक्टूबर के अंदर। गोल्ड भी बढ़िया 130 से ऊपर निकल कर गया है। बाजार भाव नीचे आ रहे हैं। ऐसे में इनके नीचे आने में क्या मैं अब एंट्री कर जाऊं? क्योंकि एंट्री का कोई तो पॉइंट होगा ना। तो जहां तक बात हो पिछले जमाने की, पिछले जमाने का मतलब पिछले साल की बात हो, तो पिछले साल का भाव ये टच कर जाएगा या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। अगर मैं खुद बैठकर यहाँ क्लेम करूं कि नहीं साहब अब तो गोल्ड धड़ाम से नीचे आकर जाएगा, कोई भी, मैंने खूब सारे विशेषज्ञों की राय पढ़ ली, खूब सारे कंटेंट को मैं खुद गॉन थ्रू कर लिया, सारे फैक्टर्स को मैंने बढ़िया रिसर्च करके एक रिजल्ट पर जो नहीं पहुंचा वो ये कि क्या ये इस भाव को टच करेगा? नहीं, मैं इस भाव पर नहीं पहुंच पा रहा हर तरह से देखने के बाद। तो क्या आप हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि ये इस भाव तक नहीं जा रहा है तो चलो इन्वेस्टमेंट कर दो? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी राय पर होते हैं, मैं तो आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन कर सकता हूं। जो फैक्टर्स मैं जानता हूं, उन फैक्टर्स को अगर मैं आपके सामने पॉइंटर्स के रूप में रखूं, तो फिलहाल के लिए इनके भाव नीचे आने के कुछ कारण हैं, जो डिकोड हो पा रहे हैं। जैसा अभी आपको रिसेंटली हमने एक जानकारी दी थी कि अमेरिका और चाइना के बीच में फिर से थोड़ी सुलह हुई है। अब आप पूछेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क इस तरह से पड़ता है क्योंकि चाइना ने डॉलर को आउट परफ़ॉर्म करने के लिए गोल्ड को खरीदना पागलों की तरह शुरू कर रखा था कि बेटा तुम्हारे डॉलर को तोड़ना है मुझे, तुम्हारे को ये फ़ील कराना है कि तुम्हारा डॉलर एक्ज़िस्ट नहीं करता है, लो मैं तो खरीद लिया। तो वो जिस तरीके से खरीदे चला जा रहा था पागलों की तरह, धूम-धाम, धूम-धाम, धूम-धाम खरीदे जा रहा था, अब वो थोड़ा-सा विराम पाया है कि अब थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि ट्रंप को डरा दिया हमने। ट्रंप को इतना डरा दिया कि ट्रंप खुद चले आए टेबल टॉक करने के लिए, हम पर से टैरिफ भी 10% कम करके चले गए, हमारे साथ में डील भी करके चले गए। टाइप से मतलब 2 देशों के बीच का देखो, गोल्ड और सिल्वर का पिछले 1 साल के अंदर जो भाव बढ़ने का बहुत बड़ा रीज़न है ना, वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। जिसे आप ट्रंप इफेक्ट कह सकते हैं। ट्रंप ने दुनिया को बहुत भयंकर अनिश्चितता दी थी। डरा दिया था लोगों को कि यार कल को नहीं पता है कि ये आदमी क्या कर देगा। आज इसका बढ़िया मूड है, आज कर दिया कि इंडिया बहुत अच्छा है। आप सोचिए ना, भारत के 5 विमान गिरे, भारत के 6 विमान गिरे, भारत के 7 गिरे, कल बोला 8 विमान गिरे। तो वो अपनी एक आभासी दुनिया में है और वो कुछ भी बयान करते चले जा रहा है। तो ऐसे में वो कल को आकर के किस देश के ऊपर, कनाडा का उसको विज्ञापन पसंद नहीं आया, जाओ तुम पर टैरिफ लगा देते हैं। चाइना की बात पसंद नहीं आई कि चाइना वालों ने हमारे साथ ऐसे कैसे कर दिया, लो तुम पर टैरिफ लगा देते हैं। मतलब जो अनसर्टेनिटी उसने बाजार को दी है, उस अनसर्टेनिटी से टैरिफ पर सीधा असर, भाई अनसर्टेनिटी वो टैरिफ के रूप में ठोक देता है, जिससे ट्रेड हिल जाता है। ट्रेड हिलता है तो जो इन्वेस्टर है ना, जो निवेश करता है शेयर के अंदर, वो थोड़ा डर जाता है कि मेरे देश पर असर पड़ जाएगा, चलो मैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की तरफ चलता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में वो गोल्ड की तरफ भागता है, सिल्वर की तरफ भागता है, क्रिप्टो की तरफ भागता है, जो कि ग्लोबली मॉनिटर हो रहे हैं, मतलब जिसमें अमेरिका का हित भी जुड़ा हुआ है। मतलब एक तरीके से समझो कि गोल्ड और सिल्वर एक तरह से अमेरिकी स्टॉक भी है वो। जैसे इंडियन स्टॉक है, ऐसे दुनिया भर का स्टॉक का नाम गोल्ड है, मतलब आप ऐसे समझिए। तो वो उधर भागता है, तो अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना इनका भाव चढ़ेगा, प्रोपोर्शनल साइन है। और जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी रेगुलेट होगी कि हाँ भाई सब चिल है, उस समय पर स्टॉक मार्केट ऊपर उठेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके देश का लोकलाइज्ड बाजार है। और गोल्ड और सिल्वर उस समय पर नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा? लोग कहेंगे कि अब तो मेरा बाजार ही बढ़िया चल रहा है, ये उठ गया तो बढ़िया उठ जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे में चूंकि थोड़ा सा यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ है, दूसरा लोगों ने एक अंदर फीलिंग बिठा ली थी
कि यार गोल्ड और सिल्वर ने बढ़िया पैसा बना के दे दिया है। 60,000 रुपए प्रति किलो कमा कर दे गया पिछले साल से लेकर अब तक सिल्वर, तो यार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भाव था उसके अगर डबल तक आप पहुँच जा रहे हो, तो अंदर से एक अनसर्टेनिटी आने लगती है कि भाई सुन बहुत ऊँचे आ गए। ये वो वाली बात है, पक्षी उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उसको डर लग रहा है, अबे इतना ऊँचा आ गए कि धरती दिखना बंद हो गई है। सिल्वर के साथ वैसा हुआ, कि यार एकदम हम इतना आसमान कहाँ छू लिए कि लौट नहीं पाएँगे। चलो वापस चलते हैं। तो जो खरीदार थे ना, जिन्होंने ये माल खरीद रखा था, वो बेचे माल को कि चलो पैसा तो बुक करते हैं यार, खूब कमा लिया। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन इसमें से कुछ समझदार लोग होते हैं, जो इंतज़ार ये करते हैं कि बेटा अभी तो और ऊपर जाएगा। ये इसी बात पर सारा खेल टिका है। सारा की सारा जो थ्रिल है मतलब ट्रेडिंग का, वो थ्रिल इसी बात पर तो है कि आप कब डरे और कब आपको रिस्क ने थ्रिल दे दी। कमाई ने थ्रिल दी कि रिस्क ने थ्रिल दी, खेल सारा थ्रिल का है। एक समय बाद में पैसा सिर्फ नंबर रह जाता है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट टेकिंग बढ़िया से हुई। तीसरा क्या हुआ ना, कि जो मतलब जो रिस्क आउटलुक था, इसके बारे में हालाँकि मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। चौथा जो पॉइंट है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है दुनिया का, सबसे खर्चीला देश है। वो बहुत तय करता है कि वहाँ के लोगों तक जो पैसा पहुँच रहा है, उनकी बैंक के थ्रू, वो किस इंटरेस्ट रेट पर पहुँच रहा है। क्योंकि अमेरिकियों के पास जितना आसानी से पैसा पहुँचेगा, अमेरिकी उतना बढ़िया निवेश करने की दिशा में होते हैं। 60% देश के बारे में कहा जाता है कि वो इन्वेस्टर है। चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, सिल्वर में कर रहा है, स्टॉक में कर रहा है, क्रिप्टो में कर रहा है। हमारे देश के अंदर ये नंबर 10% के आसपास होगा, तो वहाँ वो 60% के आसपास है। पैसा भी है और बढ़िया इन्वेस्टमेंट करना भी वो लोग जानते हैं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो भाव है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये एक मोमेंटरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि साहब अब तो धड़ाम से नीचे आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब इन्वेस्टर्स को लेकर के फिलहाल यही माना जा रहा है कि हाँ, ये सत्य है कि गोल्ड और सिल्वर अपने लिए जब भाव टच करते हुए आगे निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये फिर से आउट परफॉर्म करते हुए निकल जाएँ। अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो कर जाएँगे। लेकिन डरने वाली जो बात है वो ये नहीं है कि पुराने साल वाले भाव टच कर जाएँगे, एट लीस्ट जब तक ट्रंप है। और जब ट्रंप जाने वाले होंगे, उस समय तक महँगाई जो है ना, वो इसको कंपनसेट कर जाएगी। एक तरीके से हेज हो रहा है ये बहुत अच्छे से, ठीक है? बात करें इंडिया के विवाह सीज़न की, तो देखिए इंडिया की लोकल डिमांड है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो मेकिंग चार्जेज़ है ना, जो लोकली ऐड किए जाते हैं। अक्सर मैं एक लाइन आपसे बोलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं, तो उसे उसके लिए आप ज्वेलरी ना खरीदें। अगर आपका आइडिया है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो बहुत ही बुरा आइडिया है कि आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्योंकि आप उसमें कई तरह से खत्म हो रहे होते हैं। ये मैं पिछली बार जब धनतेरस थी, उससे पहले भी आपको बोला था, आप में से कुछ लोगों ने माना भी था, मुझे मैसेजेस भी थे। क्योंकि कहीं न जो इतने बड़े-बड़े शोरूम खोलकर लोग बैठे हैं, वो जितने का आप गोल्ड खरीद रहे हो, उसके परसेंटेज में मेकिंग चार्ज लगा देते हैं, कि साहब आपने 1 लाख का गोल्ड खरीदा है सर, इसका इतना परसेंटेज हम लेंगे। यानी कि जितना खरीद रहे हो उसका परसेंटेज में मेकिंग चार्ज है, तो वो अमाउंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपसे बोलते यही है सर, 1% मेकिंग चार्ज है, सर 2%। अरे तो 1 लाख का भाव है तब भी 1% है, 50,000 का भाव है तब भी 1% है। भाव से तेरे मेकिंग पे क्या फ़र्क पड़ गया? कौन-सा तुमने इस चीज़ को उठा करके उन लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया, जो इस काम के अंदर लगे हुए थे। भई जो आर्टिसन्स लगे हुए हैं, जो इसके अंदर काम करने वाले कारीगर लगे हैं, तुमने उनको कितना ट्रांसफ़र कर दिया? ये लोग उस प्रोपोर्शन में पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। ये परसेंटेज में खेल रहे होते हैं। आप पूछेंगे सर कितना है? अरे सर आप तो लीजिए बस 1.1% है सर, 0.5% ही तो मेकिंग चार्ज लेते हैं। लेकिन किसका? 10 लाख का माल खरीद रहे हो, 0.5% में खेल कर जा रहे हो यार। इस तरह से ये लोग पैसा बनाते चले जाते हैं। तो होता क्या है? वो आपकी असली यील्ड को तो वो खा के चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि बाजार में ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज प्लस उसका जीएसटी पे, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको, और फिर तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इमोशन, जो ज्वेलरी के साथ आ जाती है कि साहब ये तो मुझे उस अवसर पर दिलाया था, ये तो उस दिवाली पे, मेरी उस मैरिज एनिवर्सरी पे, उस बर्थडे पे, मैं तो इसको नहीं बेचूँगा या मैं इसको नहीं बेचूँगी। बस वो इमोशन जुड़ता है तो ये इन्वेस्टमेंट डेड हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट ना होकर के एक लायबिलिटी बन जाता है एसेट की जगह, ठीक है? तो ऐसे में इसे मैं एक वाइज़ इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, अनटिल अनलेस आपको ये खुशी देता हो तो आप इसे करते रहिए। जहाँ तक बात हो इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था और अभी भी फिर कह रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते समय जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो यही होता है, किसमें और कितना? भाई गोल्ड में करना है, सिल्वर में करना है, पहले तो यही डाउट क्लियर हो जाए। फिर अगर है ऐसा तो सर पिछले साल कमाकर तो सिल्वर ने बढ़िया दिया है। सिल्वर गोल्ड से बढ़िया कमाकर दे गया और ये बात सही भी है। और ऑब्जर्वेशंस तो कई लोगों का ये निकल कर आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में और मीडियम रेंज में सिल्वर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है गोल्ड की तुलना में। ज़्यादा पैसे कमा के दिए हैं। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, जो पूरा इतिहास उठाकर देखते हैं, तो गोल्ड ने किसी को डिससैटिस्फाई नहीं किया है। लेकिन सिल्वर
अपने पीक पर जाकर धड़ाम से नीचे भी आया। 1980 और 2011 सिल्वर की ही कहानियां हैं वो। सिल्वर गई धाड़ से नीचे, सिल्वर गई धाड़ से नीचे। सिल्वर पहली बार डिमांड से बैक्ड है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या सोलर पैनल्स हैं, उसमें सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इस बार चूंकि वो डिमांड से ड्रिवन है, इसलिए उसके प्राइस में बहुत बड़ी धड़ाम से गिरावट ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप कि लीजिए खट से, क्योंकि सोलर का जमाना चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेजी से डिमांड में है इस वजह से। एक और आखिरी प्रश्न आता है साहब, फिर सर हम इसके अंदर निवेश करते समय ये कैसे डिसाइड करें कितना परसेंटेज किसमें करना है निवेश? तो देखो साहब, इसका कोई थंब रूल नहीं है। ये वो वाली बात है कि गोल्ड के बारे में ये तो जानते हैं, कम से कम ये डिच नहीं करता है। सिल्वर का इतिहास रहा है, तो लोग थोड़ा सिल्वर में निवेश को बचा के चलते हैं। बचा के चलते हैं मतलब कि उसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते जितना गोल्ड पर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट से मतलब है कि यार ज्यादा कमाकर नहीं देगा तो जीरो नहीं करेगा। सिल्वर से लोग डरते हैं क्योंकि इतिहास रहा है। इसीलिए लोग अपना मेजर पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं सिल्वर की तुलना में। अगेन ये कोई थंब रूल नहीं है। आप एक ट्रेडर हैं, आप हो सकता है कि केवल आप कमोडिटी एक्सचेंज में सिल्वर से ही चांदी कूट रहे हो और बढ़िया पैसा बनाकर निकल रहे हो, ठीक है। लेकिन इन जनरल जब कोई आम इन्वेस्टर जो एक सामान्य जीवन जी रहा है, जिसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट इतना ही है कि बस मेरा पैसा बन जाए, उसका फोकस इस बात पर नहीं है कि साहब मैंने कितना आज भाव कितना नोटिस किया, कैसे किया, तो वो मिक्स ऑफ कमोडिटी लेकर चलता है। उसमें वो गोल्ड को ऊपर रखता है और ऐसा परफॉर्मेंसेस देखी गई हैं। इसमें भी फिर कई तरीके निकल कर आते हैं। सर हम डिजिटल गोल्ड में जाकर के इन्वेस्ट करें, हम ईटीएफ में निवेश करें, फंड ऑफ फंड में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें। मोड्स हैं तरह तरह के। मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में पिछली बार भी बताया था और इस बार भी बताऊंगा। वो तरीका बताऊंगा जो सेबी रेगुलेटेड है। मैं वो तरीका आपको बताऊंगा जिसको पूरी तरह सेबी कंट्रोल करती है। साथ ही साथ जब आपको मन करे आप तुरंत उसे बेचकर बाहर निकल सकते हैं। मैं वो मोड भी आपको आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए जहां तक बात है भारतीय बाजार में शादियों के सीजन की वजह से बढ़े हुए भाव की, चांदी बढ़िया चमक रही, सोना बढ़िया चमक भी रहा है, हल्की चमक वापस लौट रही है और आरबीआई इस दौर में भी खरीद दबा के कर रही है। आरबीआई का फिलहाल का डेटा निकल कर आ रहा है कि आरबीआई ने अभी पिछले ही हफ्ते जो गोल्ड खरीदा है वो 200 टन के 220 टन के आसपास क्वार्टर 3 के अंदर खरीदा है। 880 टन के आसपास का आंकड़ा इनका मार्केट में तैर रहा है। मार्केट की मीडिया कवरेज में 880 टन जो है सितंबर तक आरबीआई गोल्ड खरीद चुकी है। आरबीआई अपने फॉरेक्स के अंदर विदेशी मुद्रा के जो 5 प्रकार की मुद्राएं हैं उसके अलावा गोल्ड को भी साथ में रखकर चलती है। यह इनका एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको आरबीआई मेंटेन कर रही है। अर्थात गोल्ड के भाव में चाहे वो घट रहा हो या बढ़ रहा हो, आरबीआई की प्रैक्टिस है गोल्ड खरीदना कि भाई खरीदते चलो क्योंकि ये बाद में काम आएगा, क्योंकि गोल्ड में ये विश्वास है कि ये दुनिया के लिए काम आएगा। कल को कोई ये कह दे, जैसे एक बार 1991 में भारत के बारे में बोलते हैं कि जब हमारी क्राइसिस आ गई थी बहुत ज्यादा, हम डेट पेमेंट के क्राइसिस में चले गए थे, उस समय पर हमारा गोल्ड ही था जो हमको गिरवी रख करके पैसा देने के काम आया था कि चलो भाई कोई बात नहीं, आप इसको रखो और इसके बदले पैसा, दुनिया उसमें ट्रेड कर लेती है, ठीक है ना। तो इंडिया लगातार अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता चला जा रहा है, चाहे वो ईटीएफ्स के अंदर हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो। और सबसे बड़ी बात जो देखी गई है, जो फर्स्ट टाइम रिटेल इन्वेस्टर है उसने फंड ऑफ फंड में बढ़िया इन्वेस्टमेंट किए हैं। जो पिछली बार मैं आपको आया था तो मैंने आपको एक निवेश के बारे में बताया था, स्टेबल मनी के बारे में। मैंने आपको बताया था एक प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कराता है। मैंने उसके बारे में आपको बताया था, इसको ना फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे जो 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, उन्होंने इसे एक बहुत अच्छे मीडियम के रूप में चुना है क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पर बहुत ही मिनिमम चार्ज 0.5% के आसपास चार्ज करते हैं। आप जो यहां पर निवेश करते हैं उस निवेश को गोल्ड के अंदर म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर के फंड ऑफ फंड में निवेश किया जाता है। और वो जो पूरा पैसा है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, आप जिस समय चाहें उसे निकाल सकते हैं। कुछ टाइम लिमिट्स हैं, अगर आपने इतने दिन में किया तो आपके कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये बहुत ही अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको डायनेमिक तरीके से सिल्वर और गोल्ड चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। आपको निवेश करना है, मान लीजिए साहब मेरे पास 10,000 रुपए हैं या 1,000 रुपए, मुझे इसको निवेश करना है। आपने इनके प्लान चूज कर लिए कि भाई मुझे दोनों गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना है, तो इनका गोल्डन रेशो है कि हम 70% गोल्ड में निवेश करेंगे, 30% हम सिल्वर में करेंगे। आपने कहा नहीं साहब, मेरे को अपना केवल गोल्ड में करना है, तो आप पूरा पूरा पैसा गोल्ड में भी डाल सकते हो, वो भी ये ऑप्शन देते हैं। अगर आपने कहा मुझे केवल सिल्वर में करना है, तो आपको पूरा पैसा ये सिल्वर में लगाने का। इनका रिकमेंडेशन 70-30 है, बाकी आपकी मर्जी है। इस तरह से निवेश करते हैं और पूरी तरह से आप अपना पैसा जो है इसके अंदर, जैसे इनका गोल्ड और सिल्वर जो फंड निवेश भी होगा, ये एक्सिस गोल्ड फंड में होगा या यूटीआई सिल्वर के ईटीएफ एफओएफ में होगा। यानी कि ये अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये फंड ऑफ फंड में करते हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर रजिस्टर्ड हैं। एएमसी के थ्रू ही ये पूरा काम करते हैं, तो ये बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्हीं से कुछ
बेसिक क्वेश्चन जैसे इनके साथ जुड़े हुए हैं कि साहब स्टेबल मनी गोल्ड और सिल्वर के अंदर कैसे निवेश करती है? तो इनका सिंपल तरीका है कि हम एक डायनामिक बास्केट बनाकर चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करते हैं और वो एसेट क्लास में मतलब जितना पैसा आप दे रहे हो उतना ही ये गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं उस बिहाफ के ऊपर। क्या ये डिजिटल गोल्ड की तरह है? नहीं। डिजिटल गोल्ड के अंदर टैक्सेशन का भी और सेबी रेगुलेशन का भी आड़ा होता है। ये म्यूचुअल फंड्स हैं, सिंपल सी बात है। क्या ये गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स की तरह वर्क करते हैं? बिल्कुल ये गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड की तरह ही काम कर रहे होते हैं। स्टेबल मनी की कोई फीस है क्या? तो ये 0.5% एक्सपेंस रेशियो लेता है। इसी के साथ में सवाल है कि क्या हम इस पैसे को निकाल सकते हैं? अगर 15 दिन से पहले आप अपना पैसा निकालना चाहोगे, तो एग्जिट लोड 1% लगेगा, लेकिन 15 दिन के बाद अगर आप निकालते हो, तो कोई एग्जिट लोड ये लोग नहीं निकालते, आपके पैसे से कुछ भी नहीं लेते। क्या यहां से एक फिक्स रिटर्न मिलने शुरू हो जाता है? तो देखिए एफडीज और बॉन्ड्स जो होते हैं, वो फिक्स रिटर्न की बारे में बात करते हैं। यहां पर तो फिक्स रिटर्न के नाम पर मार्केट जितना चढ़ रहा है, उतना आप कमा के निकलते हो। और मार्केट गिरता है तो आप नुकसान लेकर निकलते हो। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट पर डिपेंड करता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ढंग से पढ़ करके चलें, ठीक है? इनकम टैक्स के बारे में जो सिंपल है, कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं अगर आप कमाते हो 2 साल से ऊपर 12.5% और उससे नीचे अगर आप रखते हो तो आपका जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के इस समय गोल्ड और सिल्वर को लेकर के जो फोरकास्ट दिए जा रहे हैं वो यही कि अगर कोई ये सोचता है पिछले साल का भाव टच हो जाएगा, बिल्कुल आंसर नो है। अब सवाल बनता है कि सर मेरे को निवेश करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है इस समय पर कि सर आज मेरे लिए क्या राय है? आज करना चाहिए कि निवेश नहीं करना चाहिए? देखिए कुल मिलाकर बात ये है, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके चल रहे हैं, तो आपके डाइवर्सिफिकेशन में मेटल भी होनी चाहिए, अर्थात आपके एसेट क्लास में सिल्वर और गोल्ड भी होना चाहिए। सर क्या मैं पूरा-पूरा पैसा उठाकर इसमें लगा दूँ? नहीं, ये मेरी रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि आप 100% पूरा जो भी आपका एसेट एलोकेशन है उठाया और गोल्ड सिल्वर में डाल दिया, एक दिन तो ये रॉकेट छुएगा नहीं, ये कभी भी सलाह नहीं होती है। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये थीम होती है इन्वेस्टर्स की। आप अपनी डाइवर्सिटी को बनाकर रखें कि आपने कुछ क्रिप्टो में डाल रखा है, तो कुछ गोल्ड में डाल रखा है, तो कहीं सिल्वर में डाल रखा है, कुछ स्टॉक्स में, कुछ लैंड में डाल रखा है, कुछ घर में एफडी में डाल रखा है। डाइवर्सिफाई करके लोग इन्वेस्टमेंट को करते हुए चलते हैं, ठीक है? तो ये पोर्टफोलियो एलोकेशन है, आप अपने रिस्क के साथ चलें। रही बात इसकी कि क्या हम इस समय पर और बाजार नीचे गिरने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए अगेन 2 बातें हैं। बाजार नीचे गिरने की उम्मीद में अगर ये चढ़ जाए कि बाजार फिर से उठने लग गया, तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि दुनिया इस समय बड़ी अनसर्टेन है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अगर मार्केट की रिसर्च के आधार पर फिलहाल ये फीलिंग आने लग गई है कि ये मेरा एंट्री लेवल आ गया है, मैं इसमें रिग्रेट नहीं करूँगा, तो जाइए और एंट्री कर जाइए। आपको लगता है नहीं साहब मेरी तो बहुत सारी इसमें रिग्रेट्स जुड़ जाएँगे, तो वेट एंड वॉच करिए। बाजार चढ़ता है तो भी दुःख नहीं होना चाहिए, गिरता है तो खुशी मनाते रहिएगा। कुल मिलाकर रिसर्च खुद की होगी। मेरा काम आपको ये बताना था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एंट्री करना चाहते हैं जो सेबी रेगुलेटेड है, जो आपके लगाए हुए पैसे के बदले में सोना-चांदी खरीदते हैं, तो उसके लिए एक स्टेबल मनी अच्छा ऑप्शन है। आप वहाँ पर इनके साथ में निवेश कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे ऊपर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जिस स्टेबल मनी को ऑलरेडी 30 लाख से ज़्यादा इंडियंस यूज़ कर रहे हैं एज़ एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म, उसके बावजूद म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ये हर किसी पर लागू होता है। ठीक है साहब? फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद।